हाँ दोस्तों, नमस्कार। शिव ज्ञान स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग देख रहे थे कि क्लास 10th का एक चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, उसमें हमने काफी चीजें पढ़ चुके थे। तो आज हम देखेंगे अगला टॉपिक क्या है हमारा दोस्तों, दृष्टि दोष। दृष्टि दोष क्या होता है? यदि 25 सेंटीमीटर पर रखी कोई वस्तु यदि स्पष्ट रूप से न दिखाई दे, यदि 25 सेंटीमीटर पर रखी कोई वस्तु यदि स्पष्ट रूप से न दिखाई दे तो हम उसे दृष्टि दोष कहते हैं। जैसे कि नॉर्मल आई के लिए कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है, यदि उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तो हमारी आंखों में किसी प्रकार का दोष नहीं होता है। यदि कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई है, यदि उसका प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट रूप से बन रहा है तो हमारी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है नॉर्मल आई के लिए। दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष, और तीसरा जरा दूर दृष्टिता। तीसरा क्या है? जरा दूर दृष्टिता। तो दोस्तों, इसमें पहली हेडिंग क्या है? निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट तो देख सकता है। निकट दृष्टि दोष में कोई भी व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से तो देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। ऐसे व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर के नेत्र के पास आ जाता है। कि निकट दृष्टि दोष में कोई व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट तो देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। ऐसे व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर के नेत्र के पास आ जाता है। इसमें प्रतिबिंब दृष्ट पटल पर न बन करके दृष्ट पटल के सामने बनता है। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब दृष्ट पटल पर न बन करके दृष्ट पटल के सामने बनता है। सामान्य स्थिति, यदि कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है, तो इस स्थिति में हमारी आंखों में किसी प्रकार का दोष नहीं होता। यदि कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है और उसका प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से रेटिना पर बन रहा है तो हमारी आंखों में किसी प्रकार का दोष नहीं होता है। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र, यदि कोई आंख निकट दृष्टि दोष युक्त है तो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके रेटिना से पहले बनने लगता है। और तीसरा उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस है। यदि किसी आंखों में निकट दृष्टि दोष है तो उस निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, इसका फिगर हुए निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता अत्यधिक होना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना अथवा नेत्र गोलक का लंबा होना निकट दृष्टि दोष का कारण है। निवारण क्या है निकट दृष्टि दोष का? इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अपसारी अवतल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को अपसारी उपयुक्त क्षमता के अपसारी अवतल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है। दोस्तों, अगली हेडिंग क्या है? दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष को हम दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष में कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख तो सकता है। दीर्घ दृष्टि दोष में कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख तो सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को वह सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। ऐसे व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर न होकर दूर हट जाता है।
दीर्घ दृष्टि दोष में निकट बिंदु समान निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर न होकर के दूर हट जाता है। इसमें प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर न बन करके दृष्टि पटल के पीछे बनता है। ऐसे व्यक्ति को स्पष्ट देखने के लिए पठन सामग्री नेत्र से 25 सेंटीमीटर से काफी अधिक दूर पर रखना पड़ता है। दृष्टि दोष युक्त नेत्रों के लिए पढ़ने के लिए पठन सामग्री को 25 सेंटीमीटर से काफी दूर रखना पड़ता है। इसका कारण क्या है दूरदृष्टि दोष का? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। दीर्घ दृष्टि दोष या दूरी दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना अथवा नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। एक सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। तो यदि कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई है तो और उसका प्रतिबिंब हमारी रेटिना पर बनता है तो हमारी आंख सामान्य होती है। और दूसरा क्या है दोस्तों? दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र। यदि कोई नेत्र दीर्घ दृष्टि युक्त है तो उसका सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर न होकर के 25 सेंटीमीटर से दूर पर होता है। उसका फिगर दोस्तों ये है। दूरदृष्टि दोष का निवारण क्या है? इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अभिसारी उत्तल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है। तो दोस्तों इसका फिगर ये है, एक उत्तल लेंस है, हमारी आंखों के सामने लगा दिया जाता है उत्तल लेंस, जिससे कि हमारा प्रतिबिंब जो है हमारी रेटिना पर बनने लगता है दूरदृष्टि दोष युक्त नेत्रों के लिए। और तीसरा क्या है दोस्तों? जरा दूरदृष्टता क्या है? आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। क्या दोस्तों? आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति है, उसके धीरे धीरे उसकी आयु में वृद्धि होती है तो उसकी जो नेत्र की समंजन क्षमता होती है वह धीरे धीरे घटती जाती है और उस व्यक्ति का निकट बिंदु दूर हटता जाता है। इस दोष को जरा दूरदृष्टता कहते हैं। क्या है दोस्तों जरा दूरदृष्टता? आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। इस दोष को जरा दूरदृष्टता कहते हैं। इस दृष्टि दोष में कुछ व्यक्तियों में कई बार दो प्रकार के दृष्टि दोष जैसे निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष पाया जाता है। इसका कारण क्या है जरा दूरदृष्टता का? इन्हें पास की वस्तु आराम से देखने में कठिनाई होती है। मतलब कि दोस्तों जरा दूरदृष्टता में पास की वस्तुओं को आराम से देखने में कठिनाई होती है। इसका निवारण इसका निम्न कारण है। क्या है? पहला, यह दोष पक्षमाभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने के कारण होता है। यह दोष जरा दूरदृष्टता दोष पक्षमाभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने के कारण होता है। जरा दूरदृष्टता क्रिस्टली लेंस की लचीलेपन में
कमी के कारण उत्पन्न होता है। जरा दूरदृष्टता क्रिस्टली लेंस की लचीलेपन में कमी के कारण उत्पन्न होता है। जरा दूरदृष्टता का निवारण क्या है दोस्तों? इसे द्विफोक्सी लेंस के उपयोग से दूर किया जाता है। जरा दूरदृष्टता को द्विफोक्सी लेंस के उपयोग से दूर किया जाता है। द्विफोक्सी लेंस क्या है? सामान्य प्रकार के द्विफोक्सी लेंस में अवतल तथा उत्तल दोनों लेंस होते हैं। सामान्य प्रकार के द्विफोक्सी लेंसों में अवतल तथा उत्तल दोनों लेंस होते हैं। ऊपरी भाग अवतल लेंस होता है। यह दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में सहायता करता है। ऊपरी भाग में जो अवतल लेंस होता है वह दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट रूप से देखने में सहायता करता है। निचला भाग उत्तल लेंस होता है। यह पास की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में सहायता करता है। द्विफोक्सी लेंस में दो लेंस होते हैं, एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस होता है। ऊपरी भाग में अवतल लेंस होता है जो दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट रूप से देखने में सहायता करता है, और निचले भाग में उत्तल लेंस होता है। यह पास की वस्तुओं को सुस्पष्ट रूप से देखने में सहायता करता है। आजकल संस्पर्श लेंस का प्रयोग से दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है। आजकल संस्पर्श लेंस का प्रयोग से दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है। अगला पॉइंट क्या दोस्तों? मोतियाबिंद क्या है? कभी-कभी अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों में क्रिस्टली लेंस पर एक धुंधली परत चढ़ जाती है। कभी-कभी हम देखते हैं दोस्तों, अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों में क्रिस्टली लेंस पर एक धुंधली परत चढ़ जाती है, जिससे लेंस दुधिया या दुधीली हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद का कारण क्या है दोस्तों? मोतियाबिंद क्रिस्टली लेंस के दुधिया एवं दुधीला होने के कारण होता है। मोतियाबिंद जो है दोस्तों, वह क्रिस्टली लेंस के दुधिया या दुधीला होने के कारण होता है। इसका निवारण क्या है दोस्तों? कैसे इसे मोतियाबिंद को हम दूर करते हैं? इसे शल्य चिकित्सा के द्वारा दूर किया जाता है। मतलब कि दोस्तों, मोतियाबिंद को हम सर्जरी के द्वारा दूर कर सकते हैं। दोस्तों, अगला टॉपिक हमारा क्या है? प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, जो हमारा इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। तो पहले दोस्तों हम देखेंगे इसमें प्रकाश का अपवर्तन क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है दोस्तों? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। दोस्तों, क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है
तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो दोस्तों फिगर में देखिए, कोई प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से वह चल करके आ रही है और ये परावर्तक तल है, और इस परावर्तक तल से टकराने के पश्चात वह सघन माध्यम में जब प्रवेश करती है तो ये अभिलंब है दोस्तों, उसकी तरफ थोड़ा सा झुक जाती है। तो दोस्तों इस किरण को सीधे जाना था लेकिन वह थोड़ा अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो दोस्तों ये प्रकाश का अपवर्तन का फिगर है। अगला टॉपिक दोस्तों क्या है हमारा, प्रिज्म। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म क्या है? यह एक तिकोना प्रिज्म, यह एक तिकोना कांच का स्लैब होता है। प्रिज्म यह एक तिकोना कांच का स्लैब होता है जिसके 2 त्रिभुजाकार आधार तथा 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। यह एक तिकोना कांच का स्लैब होता है। इसके 2 त्रिभुजाकार आधार तथा 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। ये पृष्ठ एक दूसरे पर झुके होते हैं। तो दोस्तों इसका फिगर देख लीजिए प्रिज्म का। ये आयताकार है, ये त्रिभुजाकार है, ये पृष्ठ एक दूसरे पर झुके हुए हैं, देख लीजिए। तो दोस्तों अगला टॉपिक क्या है हमारा, प्रिज्म कोण, एंगल ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म कोण क्या है? इसके दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। इसके 2 पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। ये दोस्तों ऐसे हुआ, देखो यहाँ पर। दोस्तों अगली हेडिंग क्या है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो दोस्तों पहले एक हम प्रिज्म ले लेते हैं, तो उस पर हम जब प्रकाश की किरण को डालते हैं तो दोस्तों वह मान लीजिए कोई माध्यम है एयर मतलब हवा, तो यह जब वायु से, और एक कांच है, प्रिज्म कांच का होता है, तो जब ये हवा मतलब कि एयर से जब कांच में जाता है तो वह प्रकाश का अपवर्तन क्या नियम है, तो वह अभिलंब से थोड़ा झुक जाता है। तो इस प्रकाश की किरण को सीध में जाना था लेकिन वह अभिलंब से थोड़ा झुक गई और इस साइड थोड़ा सा चली गई। तो दोस्तों इस पर हम एक अभिलंब ही खींच देते हैं, तो एक कोण हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा, और ये हो जाएगा परावर्तक तल और ये अपवर्तक तल। कोण आई, कोण आर। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं जब ये कांच पर टकराकर पुनः एयर में जब जाएगी किरण तो यह अभिलंब की तरफ थोड़ा सा झुक जाती है। तो दोस्तों इस पर भी हम एक अभिलंब खींच देते हैं और एक कोण हमारा क्या हो जाएगा, निर्गत कोण। इसे हम ई से लिखते हैं और इस पर एक अभिलंब खींच देते हैं तो एक कोण हमारा 90 डिग्री का हो जाता है। तो दोस्तों हम इसमें क्या देखते हैं, कांच के त्रिभुज प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। तो दोस्तों इस पर क्वेश्चन क्या बनता है, पूछेगा इस पर पीई क्या है? पीई अपवर्तित किरण है। पीई अपवर्तित किरण है। और ईएफ क्या है? ये अपवर्तित किरण है और ये पीई आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। और एफ यस क्या है? एफ यस ये निर्गत किरण है। एफ यस निर्गत किरण है। और कोण ए प्रिज्म कोण कहते हैं। अभी हम प्रिज्म कोण के बारे में आपको ऊपर बताए थे दोस्तों। तो कोण आई क्या है? आपतन कोण। कोण आई आपतन कोण। कोण आर क्या है? अपवर्तन कोण। कोण आर अपवर्तन कोण। कोण ई निर्गत कोण। कोण ई निर्गत कोण हुआ दोस्तों। और कोण डी यहाँ पर विचलन कोण, मतलब कि इस किरण को सीध में जाना था लेकिन वह
मतलब कि अपवर्तन के पश्चात थोड़ा सा झुक जाती है और इस किरण को भी सीध में जाना था, लेकिन वह अपवर्तन के पश्चात थोड़ा सा झुक जाती है। तो यहाँ पर जो कटता है तो इसे हम विचलन कोण कहते हैं। तो इसे हम विचलन कोण कहते हैं। अगला टॉपिक क्या है? विक्षेपण। विक्षेपण क्या है? प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को विक्षेपण कहते हैं। मतलब कि प्रकाश की किरण के अवयवी मतलब कि उनके वर्णों में विभाजन को विक्षेपण कहते हैं। श्वेत प्रकाश क्या है दोस्तों? कोई भी प्रकाश जो सूर्य से प्रकाश के सदृश स्पेक्ट्रम बनता है, कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश से सदृश स्पेक्ट्रम बनता है, प्रायः श्वेत प्रकाश कहलाता है। तो दोस्तों धन्यवाद। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। तो दोस्तों इस पर एक लेक्चर और है, आगे के लेक्चर में हम देखेंगे।